हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या है, उसके फीचर्स क्या है और वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो फटाफट आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो वो एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि रूल्स और रेगुलेशन बताता है कि जो भी दो कंट्रीज है, जैसे मान के चलो कंट्री ए है और कंट्री बी है, तो दोनों के बीच में जो ट्रेड होगा, ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बताए बनाएगा। और वो ऐसे बनाएगा कि जहां पे आपको ज्यादातर टैरिफ्स और कोटास ना देने पड़े। और इसी का प्रभाव अपने इंडियन इकोनॉमी में भी पड़ा, क्योंकि देखते हैं कि अगर 1990 जो 1990s में हमें क्राइसिस को फेस करना पड़ा, और क्राइसिस को फेस करने का मेन रीजन यही था कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो एक क्लोज तरीके की इकोनॉमी थी। हम बाहर वाले कंट्रीज को अपने इंपोर्ट करने नहीं देते थे, मतलब कि कोई कंट्री आकर हमारे इंपोर्ट नहीं, नहीं हम ज्यादा वो एक्सपोर्ट करते थे। तो उससे हमारी कंट्री बंद होने लगी और दूसरे कंट्री के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने में घबराते थे, क्योंकि देखो अगर वो कोई सामान लेकर आते थे तो उस पर उन्हें अलग से टैरिफ और कोटास देना पड़ता था। ठीक है, तो फटाफट आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग कब हुई। देखो, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1 जैन 1995 में। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जिसका, तो देखो ये होता क्या है ना, जब भी आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो यहाँ पे आप अभी प्रेजेंट में टोटल देखो, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, ठीक है, एट प्रेजेंट, तो वहाँ पे टोटल 166 कंट्रीज हैं। ठीक है, कितनी है? 166 कंट्रीज। बुक में आपको 164 भी देखने को मिलेगा, बट एट प्रेजेंट जैसे अभी रिसेंट में 2024 के डेटा के हिसाब से बताऊं तो 166 है। और अगर पेपर में आपको लिखना हो तो वो आप 164 भी लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो वो 164 है। तो देखो इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, इसके मैंने नोट्स आखिरी में रख दिए। तो देखो इसका मतलब होता है ये कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिसाइड करता है, देखो, विच डील्स विद रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बिटवीन देम। ठीक है, रूल्स विच डील्स विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, देखो ये अपने बीच में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, और जैसे मान लो, जैसे अभी मैंने क्या बताया कितनी कंट्रीज है, अगर मैं यहाँ से रिकॉल कराऊं तो 166 कंट्रीज हैं। तो उनके बीच में आपस में अगर ट्रेड हो रहा है तो उनके बीच में जो रूल्स वो लोग बनाना चाहते हैं वही रूल्स वहां पे बने होंगे। ठीक है, कि असल में वो रूल्स है क्या। और यहाँ पे एकदम प्रॉपर देखा जाएगा, ये नहीं कि अगर आपकी कोई कंट्री छोटी है, जैसे मान के चलो कि आप अफगानिस्तान ले लो, अगर इसमें अगर अफगानिस्तान है मान के चलो, ठीक है, तो अगर और यहाँ पे यूएसए, तो दोनों में एक समान अंतर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि भाई आप इसमें अंतर कर रहे हो और इसमें अंतर नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। सबको इक्वल नजरों से देखा जाएगा वहां पे, और जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो भी सबके लिए क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो ये हमने पढ़ा कि डब्ल्यूटीओ असल में होता क्या है, वो एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू। ठीक है, अब बात आती है कि इसके फीचर्स क्या, फंक्शंस क्या होते हैं। देखो अगर मैं फंक्शंस की पहले बात करूं, ठीक है, तो एक ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो एक होता है ना नेगोशिएबल, मतलब ये होता है कि, देखो, नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी एक एग्रीमेंट है, उसके बीच में जब दो पार्टीज हो या तो दो कंट्रीज हो, वो एग्री हो, तो ये नेगोशिएबल के प्रोसेस में काम करता है। कि ये, जैसे अगर मैंने कोई भी, मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एक कंट्री थी, उसने बोला कि हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे आपके कंट्री में, और बी है उसने बोला हम आपकी कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। तो दोनों के बीच में एक क्या आप बोलोगे, एग्रीमेंट टाइप हो गया। तो उसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं नेगोशिएबल, जहां पे दो पार्टीज या दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हो जाए, उसी को बोलते हैं नेगोशिएबल। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोलते हैं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट भी करता है, इसका फंक्शन भी ये होगा ये। ठीक है, ये नहीं कि भाई आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो और कोई भी ऐसी हार्मफुल चीजें बना रहे हो जो इन्वायरमेंट को क्या करे, हार्म करे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे नेगोशिएबल्स आइटम्स हो गए, ठीक है, हमने प्रोटेक्शन कर लिया। उसके अलावा जो आपको यहाँ पे फ्री ट्रेड का वो मिलता है, कि जैसे आप दो कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वहां पे जैसे टैरिफ्स और कोटास, ये नहीं कि फ्री ट्रेड मतलब तुम फ्री में ले लो मैं फ्री में नहीं, वहां पे जो टैरिफ्स और कोटा से उन्हें क्या मिल जाती है, थोड़ी राहत मिल जाती है। टैरिफ्स एंड जो आपके कोटास हो गए, ठीक है, उससे आपको थोड़ी बहुत क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। ठीक, उसी तरीके से और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमें देखना है। और ये क्या करेगा, जैसे जो डेवलप कंट्री नहीं है उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा डेवलपमेंट करने में। ठीक है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है, जो अभी डेवलपिंग के राह पे हैं, कि जैसे जो डेवलप करना चाहती हैं,
ठीक है, तो उनको क्या करेगा, और ज्यादा मोटिवेट करेगा, उनको और ज्यादा ग्रोथ कराएगा, उनको और ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा। आप ऐसे करके समझ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि उनको एक प्रॉपर वो मिल जाएगा कि वो भी वर्ल्ड वाइड अपना ट्रेड कर सके। ठीक है, तो देखो अब मेन इसके फीचर्स क्या आते हैं, इसके फीचर्स क्या आते हैं, आप देखते हैं इधर। ठीक है, इसके मेन फीचर्स क्या होंगे, तो देखो फीचर्स इसके क्या है ना, कि जब भी आप वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें जब दो कंट्री जैसे मान के चलो इन्वॉल्व है, ठीक है, द कंट्री विच इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कंट्रीज विच इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है, उन दोनों कंट्री के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये नहीं कि आप उन दोनों की कंट्री के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। दे हैव इक्वल वोटिंग राइट्स, उनके पास इक्वल वोटिंग राइट होगा। ठीक है, वोटिंग राइट होगा। और जैसे मान के चलो, जैसे दो कंट्री कभी भी ट्रेड कर रही है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि उन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, देख, इफ देयर इज एन डिस्प्यूट, ठीक है, इज देयर इज एन डिस्प्यूट, अगर वहां पे कोई भी डिस्प्यूट है, तो आप वो क्या कर सकते हो, दो कंट्री उसको मिलकर क्या कर सकती है, सॉल्व आउट कर सकती है। वही जो कंट्रीज उसकी मेंबर्स होंगी, कंट्री कैन सॉल्व आउट। देखो मैंने इसके नोट्स दे रखे, मैं ये आपको समझाने के लिए इसका मतलब लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी कंट्री के बीच में, इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप आइए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और ये आप बोल सकते हो, देखो जैसे जब जो WTO होता है, एक आप बोल सकते हो कि जो आपने पढ़ा होगा, जनरल ट्रेड एंड एग्रीमेंट, ठीक है, GATT वाला, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, इसके वीडियो भी बना दूंगा, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। तो ये इसी का एक पार्ट ही निकल के आया था, WTO। आपको ये बात समझनी है, ठीक है, कि वो उसी में से एक पार्ट निकल के आया, कौन, WTO। तो उसका भी यहाँ पे एक ये क्या होता है, ये उसी का एक सक्सेसर है, किसका, ये अपना GATT का। क्योंकि इसमें पहले हमने रखा कि कोई कंट्रीज इसमें 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 ट्रेड लग रहा है, टैरिफ्स लग रहा है, तो इसमें लग रहा था। पर उसके बाद हमने WTO की इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन हुई कि उसको फर्दर इंप्रूवमेंट किया जाए, तो इसीलिए WTO वहां पे क्या हुआ, बन के आया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं फटाफट कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। इसकी स्ट्रक्चर पहले मैं बता दूं क्या, पहले स्ट्रक्चर बता देते हैं। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो एक पहले प्रॉपर होता है कि मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस होती है इसकी। ठीक है, मिनिस्ट्री जैसे मान के चलो, तो उसमें तीन बॉडीज आती हैं। एक होती है कि जो सेटलमेंट बॉडी होती है, देखो मैं इसके अगले पेज में इसीलिए फोटो लगा दिया है। सेटलमेंट एक होता है, जनरल एग्रीमेंट हो गया, और एक हो गया ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, और फिर जनरल काउंसिल में आपके तीन पार्ट आते हैं। इसमें देखो आपको ऐसे याद रख लेना, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज के बारे में लिख दीजिएगा आप। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, और फिर उसके बाद सर्विस काउंसिल हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव होता है, पर जो मेन काम करता है वो कौन करता है, जनरल काउंसिल करती है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ट्रेड पॉलिसी और डिस्प्यूट सेटलमेंट वो सब जनरल काउंसिल का ही पार्ट है, जो कि मेन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस से आती है। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोस्पेक्टिव पढ़ रहे हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी चाहिए इंडिया भी, क्योंकि उसका एक मेंबर है। ठीक, तो देखो अगर मैं इंडिया के टर्म में इसकी बात करूं, तो पहला क्या होगा इंपॉर्टेंस की, अगर मैं हम बात कर रहे थे अभी इंपॉर्टेंस, तो इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंस हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट बताऊं, तो फ्री ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, फ्री ट्रेड कह सकते हो, ऐसे करके फ्री ट्रेड करके लिख लो। ठीक है, फ्री ट्रेड इसमें कैसे होगा, देखो जैसे अगर मैं पहले की, अगर आप इतिहास की बात करूं, तो 1990 से पहले, ठीक है, अगर उससे मैं पहले की बात करूं, तो इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी था। हम जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी को भी अपने यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो उन पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स और कोटास लगाते थे, तो इसीलिए कोई कंट्री हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसीलिए हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी बनती गई। ठीक है, और हमारे पास देखेंगे अब 14 दिन का फॉरेन रिजर्व बच गया था 1990 में। तो उसका मेन रीजन ही यही था, क्योंकि वहां पे हमने क्या किया, जो अपने कोटास और टैरिफ से वो बहुत ज्यादा लगा दिए। तो इसी से हमारा निकल के आया ग्लोबलाइजेशन, जिसे है ना, हमने ग्लोबलाइजेशन को क्या किया, अटेम्प्ट करना शुरू किया। तो अलग कंट्रीज हमारे यहाँ आकर क्या करने लगी, ट्रेड करने लगी, और इंडिया को भी एक उसकी अपनी पहचान मिलेगी, ये कंट्री भी हमारे यहाँ आकर ट्रेड ट्रेड कर सकती है। और इसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप हमारे यहाँ आए और आकर पूरी तरीके से ट्रेड कर सके। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर फ्री ट्रेड हो गया, फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। जैसे मैंने अभी ये बताया, ग्लोबलाइजेशन में क्या रहता है ना, कि जैसे आप मान के चलो इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत मतलब एम्प्लॉयमेंट की भी कमी थी, ये सब। ठीक है, तो इसने ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, ये जैसे आपने जब WTO किया, तो आपने अपनी इकोनॉमी खोली, उससे क्या हुआ, ग्रोथ रेट बढ़ी।
आपकी इकोनॉमी की, ठीक है, जीडीपी बढ़ गया, ठीक है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ठीक है, आपकी माइग्रेशंस और क्या बोलते हैं कि डिफरेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुए, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसे कि पहले मान के चलो कि कोई कंट्री हमारे यहाँ हिचकिचाती थी कि हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, फिर जब वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया था तो उन्होंने खुद बोला था कि आप अपने कंट्री को एक ओपन मार्केट की तरह देखो, कि आप इसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हर जगह फैला रहे हो, तो ये बात थी वहां पे, ठीक है। और अगर ये हो गया ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते, टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हुई, फिर टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट कैसे होगी, देखो आप बताता हूँ, देखो पहले जब अगर 1990s के पहले की बात करूं मैं, ठीक, तो हमारे यहाँ जो था ना कि हम बस अपनी कंट्रीज में जो सामान बना रहे हैं ना, हम उसकी जैसे जैसे मान के चलो कि अभी मैं एक मोटर कार बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस मोटर कार में जितने ही है उसी मॉडल पे आने वाली सारी मोटर कार उसी मॉडल पे बनेगी, और एक जैसी मोटर कार पूरी क्या बोलो इंडिया में चलने लग गई। तो आप बोलोगे इनके पास तो कुछ और टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्होंने कुछ और सीखा ही नहीं। जैसे अगर आज आप देखोगे तो अपने अपने कार से, जैसे बीएमडब्ल्यू हो गई, ऑडी होगी, फरारी होगी, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, उनके अलग अलग प्रोसीजर उसमें लगते हैं। पर इंडिया में जब टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट ही नहीं हो रही थी, हम एक क्लोज इकोनॉमी तक बन गए। मैंने बताया ना कि बस हम अपने पे निर्भर थे कि भाई अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे तो उसी को खाएंगे, बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हुई, देखो मेन था कि ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब बढ़ी, ठीक है। और उसके बाद अलावा क्या बोल सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए अपने यहाँ, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ेंगे, देखो अब दूसरी कंट्री आई तो वो क्या करी, वो आकर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करी, हमारे तब लेबर्स और जो ये थे, जो लेबर्स थे वो बहुत ज्यादा चीप थे, ठीक है, मतलब सस्ते में इतने थे कि पर सस्ते थे, पर उनके हिसाब से वो पैसा ज्यादा था। मतलब मान के चलो कि अगर यूएसए है, ठीक है, यूएसए अगर वहां पे एक लेबर को मान के चलो इंडिया के हिसाब से पहले एक लेबर को देने के लिए उन्हें 40 रुपए लगते थे, तो वही एक लेबर को देने के लिए, देखो ये फॉरेन में, मतलब मान के चलो यूएसए में, ठीक, और वही $1 इंडिया लेबर को देने के लिए बस उन्हें 20 रुपए देना पड़ता था। तो फायदा उनका भी हुआ और फायदा यहाँ पे अपना भी हुआ कि हमें भी एम्प्लॉयमेंट मिल गई, और उसके संग उन्हें लेबर भी चीप मिल गए, तो हमारे यहाँ से वो लोग ज्यादा वो करने लगे कि लेबर्स अपने आप मंगाने लगे, और हमारी कंट्रीज का एक क्या हुआ, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है। हमारे यहाँ डिफरेंट कंट्रीज आई, उन्होंने आकर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और उससे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिले, ठीक है। तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखो, एक प्रॉपर समरी बता देता हूँ। इसका हमने पढ़ा कि कब कब इसकी स्थापना होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या था इंडिया में, मेन ये था, ठीक है, फ्री ट्रेड हुआ, ठीक है, और हमें अलग कंट्री से बचाया भी गया। देखो फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं कि कोई भी कंट्री आए और हमारे मार्केट को कैप्चर कर ले, ऐसा भी नहीं होता है। पर जब दूसरी कंट्री आएगी हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट बनाएगी, तो उससे एक मोटिवेशन हमारे डोमेस्टिक कंपनीज को भी मिलेगा कि भाई वो कंपनी आ रही है हमसे अच्छा बना रही है, तो हमें भी कुछ अपना बेटर इन्हांसमेंट करना चाहिए। अगर आपस में कंपटीशन रहे तो कोई मतलब नहीं कंट्री के अंदर, क्योंकि वो बोलेगी तुम अपना सामान बनाओ, हम अपना सामान बनाते हैं यहाँ। पर जब बाहर से कोई कंट्रीज आती हैं और हमारे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करती है, तो ये एक तरीके का मोटिवेशन अपने डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी होता है कि उससे बेहतर प्रोडक्ट बना के हम अपने पब्लिक को बेचें, उससे बढ़िया क्वालिटी बना के बेचें, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। मैंने इसके नोट्स आखिरी में लगा रखे, ये रहे इसके नोट्स, ठीक है। ठीक है, फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।